वर्ण व्यवस्था थी, जहां मानव प्रकृति के आधार पर काम का विभाजन किया जाता था। जो अध्ययन अध्यापन टाइप व्यक्तित्व है उसको अध्ययन अध्यापन और धार्मिक कार्यों को करने के लिए दे दिया जाता था। जो हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का है उसको युद्ध लड़ने का काम दिया जाता था, और इन्हीं काम के आधार पर इनका नामकरण किया जाता था। युद्ध लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था और अध्ययन अध्यापन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। मैं पीछे भी इस बात पे चर्चा कर चुका। यानी वर्ण व्यवस्था एक श्रम विभाजन की व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में सदस्यता जन्मजात नहीं होती थी। मतलब अगर एक ब्राह्मण का बेटा हट्टा कट्टा पहलवान टाइप हो जाए और वो युद्ध लड़ने का काम उसको दे दिया जाए, और जब युद्ध लड़ने लगे तो क्षत्रिय कहा जाएगा। यानी क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण और ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था। तीसरा, इसमें सब एक दूसरे के यहां विवाह कर सकते थे। यानी ब्राह्मण के बेटे की शादी क्षत्रिय के बेटी से या क्षत्रिय के बेटे की शादी वैश्य की बेटी से हो सकती। विवाह का कोई प्रतिबंध या नियम नहीं था। अपनी ही जाति में विवाह करना, इस तरह का कोई नियम नहीं था। यानी वर्ण व्यवस्था एक अंतर्विवाही समूह नहीं था। वर्ण व्यवस्था में अन्य वर्णों के बीच विवाह मान्य था। यहां पर कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं था, क्योंकि सभी सब काम को करते थे। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय का काम करने लगा, युद्ध लड़ने लगा, युद्ध क्षत्रिय का बेटा सेवा करने लगा, शूद्र कहलाएगा। तो इस तरह का कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं था और ना ही कोई इनइक्वालिटी का सिस्टम था। इसलिए गांधी जी ने, इसीलिए आपके आर्य समाज ने कहा कि हमारा वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था था। इसमें इनइक्वालिटी नहीं था, इसमें हायरार्की नहीं था, ये तो काम को बांट कर करने की एक व्यवस्था। लेकिन कालांतर में ब्राह्मणों ने अपने को सर्वोच्च स्थापित करने का प्रयास किया। ये कहीं पर भी होता है, कोई नई चीज नहीं है। हम जहां भी हैं, ये मानव स्वभाव है, हम चाहते हैं कि हम टॉप पे बने रहें, और हम वो काम करते हैं जिससे हमारा टॉप पर बने रहना संभव होता है। अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो चाहोगे कि जीवन भर मुख्यमंत्री हम ही रहे, प्रधानमंत्री बनोगे तो चाहोगे कि जीवन भर प्रधानमंत्री हम ही रहे, और मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरे परिवार के लोग रहे। ये कोई नई चीज नहीं है बच्चा। इतिहास गवाह है कि हमारे परंपरागत समाजों में भी, पूरी दुनिया में जिसके पास पावर आया उसने सदैव अपने पावर को बनाए रखने का प्रयास किया। आज पूरा सीरिया गृह युद्ध में खत्म होने के कगार पे आ गया। 70 के दशक में असद के पिताजी ने एक कानून बना दिया वहां पर, जब उनकी सत्ता थी, कि हमारे बाद हमारे परिवार के लोग ही सीरिया के राष्ट्रपति बनेंगे। ये क्या है? आपने रूस के राष्ट्रपति के बारे में देखा, उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया कि सदैव वो बने रहे। तो हर जगह ये रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि मैं सदैव टॉप पे बना रहूं। सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए जरूरी था कि अपने वाले काम को और अपने को टॉप पे स्थापित करें। इसलिए ब्राह्मण ने कहानियों के माध्यम से सिद्ध किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, धर्म प्रधान समाज था, धार्मिक बातों को लोग मानेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। या ब्राह्मणों ने स्थापित करने का प्रयास किया कि पूजा पाठ का काम, धार्मिक कृत्य, धार्मिक क्रियाकलाप सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। ईश्वर के नजदीक है वो सोपान क्रम में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र। इस तरह से ब्राह्मणों ने सबसे पहले अपने काम को सर्वोच्च, श्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया, और बाकी के काम को उसी क्रम में नीचे रखना शुरू किया। इस तरह से वर्ण व्यवस्था में एक हायरार्की का जन्म हुआ, जहां ब्राह्मण सोपान क्रम में ऊपर, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र, इस तरह से रखा जाने लगा। ये ब्राह्मणों ने सोचा कि हम ऊपर हैं और सारे अधिकार हमारे पास होने चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने विभिन्न रूपों में सारे अधिकारों को अपने पास रखा, सारे अधिकारों को अपने पास रखा, और नीचे वाले पर क्रमशः निर्योग्यताएं लाद दी गई। नीचे वाले पर प्रतिबंध लाद दिया गया।
इसलिए ब्राह्मणों ने इसमें एक दूसरा लक्षण जोड़ा, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं। निर्योग्यताएं। इंग्लिश वाले बच्चे रुके रहे, बस मैं केवल भी समझा दे रहा हूं, फिर आगे मैं आपको लिखवाता हूं। विशेषाधिकार मतलब विशेष अधिकार। मेरे पास मंदिर में जाने का, स्कूल में शिक्षा प्राप्त, सारे अधिकार ब्राह्मणों के पास था। क्रमशः क्षत्रिय के पास अधिकार थे, लेकिन ब्राह्मणों से कम थे, वैश्य के पास दोनों से कम थे, और शूद्र के पास बिल्कुल ना के बराबर थे। बल्कि इन लोगों पर तो बहुत सारी निर्योग्यताएं भी लादी गई थी। इस तरह से ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में हायरार्की और विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं की व्यवस्था, जिसको आप कह सकते हो असमानता, प्रतिफलों में अंतर, अधिकारों में अंतर, अवसरों में अंतर कर दिया। फिर ब्राह्मणों को लगा कि ठीक है, अगर मान लो कि नीचे की जाति का कोई व्यक्ति अध्ययन अध्यापन का काम करना शुरू करे, कहे कि हम ब्राह्मण हैं, वो इसलिए करे ताकि सोपान क्रम में ऊपर बना रहे, तो क्या किया जाए भाई? जन्मजात सदस्यता। ब्राह्मणों ने एक तीसरा नियम बनाया और कहा कि किसी भी जाति की सदस्यता जन्मजात होगी। किसी भी जाति की सदस्यता जन्मजात होगी। अगर ब्राह्मण का बेटा चाहे कितना भी अयोग्य क्यों न हो, वो ब्राह्मण ही रहेगा। एक बार जन्म लिया ब्राह्मण में तो जीवन भर ब्राह्मण रहेगा। शूद्र एक बार जन्म लिया शूद्र में तो जीवन भर शूद्र बना रहेगा। जन्मजात सदस्यता। फिर ब्राह्मणों को लगा कि कहीं एक दूसरे के यहां शादी करके इस व्यवस्था को कोई तोड़ न दे, इसलिए इन्होंने अंतर विवाह का नियम स्थापित किया। अंतर विवाह, इंडोगैमी, अंतर विवाह। प्रत्येक जाति या वर्ण अपने ही समूह में विवाह करेगा, कोई अन्य समूह में विवाह नहीं कर सकेगा। कोई भी अन्य समूह में विवाह नहीं कर सकेगा। अंतर विवाह के नियम। कहा जाता है कि यदि आपको श्रेष्ठता को बनाए रखना है, यदि आपको श्रेष्ठता को बनाए रखना है तो नीचे वालों से दूरी बरतना जरूरी। जब तक आप अपने से नीचे वालों से एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप अपने को श्रेष्ठ के रूप में ऊपर में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। ये हर जगह होता है। इसलिए ब्राह्मणों ने दूरी के कुछ नियमों की रचना की। 5 नंबर, इसको हम लोग यहां ले लेते हैं बच्चा। पहले तो 5 नंबर आ गया जन्मजात। जन्मजात व्यवसाय, पेशा। कोई पेशा बदल नहीं सकता। ये नहीं कि कोई भी जाति का व्यक्ति पूजा पाठ करके वो दूसरा काम करने लगे, ब्राह्मण बन जाए। पेशा को बाई बर्थ कर दिया गया, सदस्यता को बाई बर्थ कर दिया गया, और दूरी के कुछ नियमों की रचना की गई। मतलब खान पान पर प्रतिबंध या प्रतिबंध के नियम। ब्राह्मण किसके घर में खाएगा, किसके घर में नहीं खाएगा। अगर ब्राह्मण किसी के घर में खाएगा तो तुलनात्मक रूप से जो ऊपर होगा उसी के घर में खाएगा। अगर थोड़ा नीचे है तो उसके घर में अलग पंगत में खाएगा। ब्राह्मण भोज अलग होगा, इसके बाद बाकी जातियों का भोज होगा। कुछ के घर में केवल और केवल पक्की खाएगा, कच्ची नहीं खाएगा। उससे जो नीचे की जातियां हैं उनके घर में वो बाहर का फल फूल ले सकता है, लेकिन खाना नहीं खाएगा। उससे भी नीचे की यदि जातियां हैं तो राशन ले लेगा, पैसा ले लेगा दक्षिणा में, लेकिन उनके घर में खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा। इस तरीके से खान पान और सामाजिक संपर्क के कुछ नियमों की रचना की ब्राह्मणों ने। किसके साथ वो 6 कदम की दूरी पे खड़ा रहेगा, किसके साथ 36 कदम की दूरी को बरतेगा। इस तरीके से सामाजिक सहवास से जुड़े हुए ढेर सारे नियम, खान पान से जुड़े हुए ढेर सारे नियम ब्राह्मणों ने बनाए। ये दूरी के नियम थे, एक डिस्टेंस मेंटेन करने वाले नियम थे। क्यों? ताकि ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को एस्टैब्लिश कर सके।
बच्चा, सोपान, विशेषाधिकार और नियोक्ताओं की व्यवस्था, जन्मजात सदस्यता, अंतर्विवाही नियम, जन्मजात और प्रतिबंधित पेशा, व्यवसाय और खान पान और सामाजिक संपर्क के कुछ नियम, धीरे धीरे करके वर्ण व्यवस्था में ये 6 लक्षण जैसे ही जुड़ गए, 6 लक्षण जैसे ही जुड़ गए, इसी वर्ण व्यवस्था को कालांतर में कहा जाने लगा जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था। बहुत क्लियर है।